तो सलाइवा के सबसे पहले तो कंपोनेंट्स हमें पता होने चाहिए। सलाइवा में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बच्चों? एक लाइन में पहले बता दूं, हमारे सलाइवा का जो पीएच है वो 6.8 है, यानी कि स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक होता है हमारा सलाइवा। सलाइवा के जो कंपोनेंट्स हैं वो एकदम बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। एक तो इसके अंदर होता है टाइलिन। टाइलिन टाइलिन जो है एक अमाइलेज है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका आपको कि अमाइलेज का काम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना होता है। तो एक तो टाइलिन है, सेकंड इसके अंदर लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, यानी कि जो लाइसोजाइम है, इसीलिए जो भी हमारे भोजन में कोई बैक्टीरिया जीवाणु कीटाणु वगैरह आ जाएं तो लाइसोजाइम से उनको बिल्कुल किल कर देता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। और टाइलिन जैसा कि मैं बता चुका अमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। तो माउथ के अंदर डाइजेशन देखिए कैसे, टाइलिन का कितना ज़बरदस्त रोल है। टाइलिन जो है वो स्टार्च को, ये लाइन नोट करनी है आपने एग्जाम्स में, अगर ये आता है कि माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होती है तो ये है वो इंपॉर्टेंट लाइन। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट इनटू माल्टोज, और ये काम टाइलिन ने करना है, टाइलिन ने। तो माउथ के अंदर डाइजेशन बच्चों ये है, जो स्टार्च हम जो खाते हैं यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो माल्टोज में कन्वर्ट कर जाता है। आपने अभी एक चीज नोट कर ली होगी कि माल्टोज जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो ग्लूकोज बनना है। इसका मतलब माउथ के अंदर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्ट होता है, यानी कि कुछ कुछ, यानी कि डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। दूसरी बात, लाइसोजाइम का ऑलरेडी बताया जा चुका कि ये एंटीबैक्टीरियल है, हमें बैक्टीरिया वगैरह कीटाणु जीवाणु विषाणुओं से हमारे भोजन को प्रोटेक्ट करता है। और ये था दो तरह के क्वेश्चन, एक तो माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होती है, इसका जवाब भी यही है। दूसरा, सलाइवा का क्या रोल है, वो भी यही आंसर है। तो ये इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार तो ये छोटा सा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सलाइवा की पीएच कितनी है, तो 6.8 पीएच, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है हमारा सलाइवा। तो ये माउथ के अंदर डाइजेशन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोट करने की है, बहुत बार ये तो कंपटीशंस के एग्जाम्स में भी आ जाता है कि जो हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, बताइए माउथ के अंदर क्या चीज़ डाइजेस्ट होती है इनमें से? क्या प्रोटीन भी? नहीं। क्या फैट्स और लिपिड्स भी? नहीं, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं ही नहीं। हमारे माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होता है, यानी कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स एक ही बात है, ये चीज़ डाइजेस्ट होती है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो माउथ की डाइजेशन कंप्लीट हो गई है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पार्शियली डाइजेस्ट। अब हम आता है हमारा भोजन फेरिंग्स में। फेरिंग्स पे कोई डाइजेशन नहीं है, फेरिंग्स का काम ऑलरेडी बताया जा चुका है कि यहाँ पे ईसोफेगस और ट्रैकिया का ये एक कॉमन पैसेज है। इसके बाद फूड आता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया था कि फूड जो है ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा चुका है। ये तो एक रिवीजन के तौर पे बात हो गई कि बताइए ईसोफेगस में हमारा भोजन आगे कैसे प्रोसीड करता है। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, शायद आपको बहुत अच्छी तरह याद आ गया होगा। तो ईसोफेगस में बच्चों कोई डाइजेशन नहीं है। अब हमारा भोजन पहुंचता है स्टमक के अंदर। ये सेकंड ऐसी जगह है जहां पे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो माउथ के बाद अब हम आते हैं स्टमक पे। तो ये सेकंड नंबर पे स्टमक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हाउ फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टमक। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्टमक के अंदर, स्टमक का दूसरा नाम है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो, तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस। बच्चों, अगर आपने स्टमक के अंदर डाइजेशन समझनी है तो सबसे पहले ये देखिए कि गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स 1, 2, 3
ये चीजें बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना। नंबर 1, यहां पे पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम है। पेप्सिनोजन एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये लाइन मैंने क्लास में भी बताई थी कि पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, जो कि पेप्सिन इसका एक्टिव फॉर्म है। नंबर 2, यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1.8 pH का। आप अंदाजा लगाइए 1.8 pH कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी हमारे स्टमक में सीक्रेट होता है। तीसरा यहां पे सीक्रेट होता है म्यूकस। और बच्चों ये मैं एक्स्ट्रा शब्द जोड़ रहा हूं, स्मॉल अमाउंट में यहां पे लाइपेज हमारे स्टमक में, यानी कि गैस्ट्रिक जूस के ये कंपोनेंट हो गए हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर याद रहना चाहिए। एक तो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है और एक्टिव फॉर्म इसकी पेप्सिन है। नंबर 2 HCl, इसकी pH जरूर पता होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है 1.8 pH का। नंबर 3 म्यूकस एंड नंबर 4 लाइपेज स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी बनता है यहां पे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इन यानी कि जो एंजाइम्स है, जो ये कंपोनेंट्स हमारे गैस्ट्रिक जूस के, इनका क्या क्या रोल है, कौन कैसे इनको अपना रोल निभाते हैं और ये डाइजेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों एक लाइन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, कि बताइए पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है। एग्जाम्स का मशहूर क्वेश्चन, बताइए अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं सीक्रेट होता यहाँ पे तो क्या होता। तो ये होता कि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होता और ये इनएक्टिव ही रह जाता। तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये एक्टिव फॉर्म है। याद रखना, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ऑलरेडी बताया जा रहा है। पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ये ऑलरेडी दिमाग में बैठा लीजिए। इक्वेशन हम बाद में लिख देंगे। अब देखिए म्यूकस का क्या रोल है यहाँ पे। म्यूकस बच्चों, जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे बन रहा है स्टमक में, तो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी pH 1.8 है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड क्या गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक को ये कॉरोड नहीं कर देगा क्या? वहाँ पे एकदम स्टमक की इनर वॉल को क्या डिजेनरेट नहीं कर देगा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेचर ने यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट किया। ये एक वाइट, एक जिलेटिनस, एक चिपचिपा सा पदार्थ है सफ़ेद कलर का। ये म्यूकस, यहाँ की सारी इनर लाइनिंग में म्यूकस चिपका रखा है भगवान ने, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कॉरोड होने से बचा सके। तो म्यूकस का ये भी बहुत रोल, कि व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन गैस्ट्रिक जूस। एक लाइन में बता रहा हूं, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम कोरोजन विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है। तो ये म्यूकस का रोल। लाइपेज हम ऑलरेडी जानते हैं, लाइपेज का काम लिपिड्स को यानी कि फैट्स को डाइजेशन में मदद करता है। तो ये इसके चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम स्टमक की डाइजेशन की एकदम बात करते हैं। इनका सबका रोल हमारी समझ में आ चुका है। तो पेप्सिन का देखिए रोल। तो स्टमक में बच्चों प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन। प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन, और ये काम करेगा पेप्सिन। तो हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये पेप्सिन का काम है। पेप्सिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक्टिव फॉर्म है, प्रोटियोलाइटिक यानी कि एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो बच्चों ये, अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करिए, क्या प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन हो गया है? नहीं, फाइनल डाइजेशन में तो अमाइनो एसिड बनने चाहिए, लेकिन अभी अमाइनो एसिड नहीं आए हैं, पेप्टोन आया है। पेप्टोन हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हो गई है, यानी कि कुछ कुछ प्रोटीन भी डाइजेस्ट होने लग गई है। दूसरा, मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था कि लाइपेज भी स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होता है। तो लाइपेज का काम
लिपिड्स को डाइजेशन करना है। तो बच्चों स्टमक के अंदर अगर पेपर में आता है डिस्क्राइब द डाइजेशन इन स्टमक, तो ये बिल्कुल क्लियर कट दो बातें याद रखनी है। एक तो स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, वो भी पार्शियली, ये बताया जा चुका कि वो पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि वहाँ पे लाइपेज भी पड़ा हुआ है, इसलिए फैट्स भी थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। तो लाइपेज जो है वो लिपिड्स यानी कि फैट्स, ये डाइजेशन को लाइपेज करेगा, ये भी पार्शियली डाइजेस्ट करता है। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th की किताब में भी है ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक समझ के चले, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो एग्जाम्स, जो हायर लेवल के जो एग्जाम्स में कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करते हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है बच्चों, याद रखना, मदर का जो मिल्क है, मदर के मिल्क में खास प्रोटीन होती है जिसका नाम है कैसीन। कैसीन, CASEIN, ये कैसीन नाम की प्रोटीन होती है मदर के मिल्क में। याद रखना, मदर का मिल्क डाइजेस्ट करना हर एक के बस का नहीं है। ये इन्फेंट, जो नवजात शिशु होते हैं, इन्फेंट, वही डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं? ये जितने गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स थे, इनका तो कोई रोल है नहीं, ना तो ये पेप्सिन कर सकता, ना ये लाइपेज वगैरह कर सकता। तो फिर मदर का मिल्क कैसे डाइजेस्ट होता होगा, यानी कि कैसीन को डाइजेस्ट कैसे किया जा सकता है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करना कि जो इन्फेंट हैं, नवजात जो शिशु हैं, उनके स्टमक में, उनके गैस्ट्रिक जूस में एक खास किस्म का एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है रेनिन, RENNIN, रेनिन नाम का। ये एंजाइम रेनिन, ये स्पेशल एंजाइम है जो इन्फेंट के उसमें स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट है। और इसी रेनिन की वजह से ही मदर का मिल्क, जिसके अंदर कैसीन होता है, ये डाइजेस्ट होता है। कैसे होता है? अब देखिए ये इक्वेशन, रेनिन जो है वो कैसीन को, ये इनसोल्यूबल कंपोनेंट है, एक दूसरे इनसोल्यूबल कंपोनेंट में ही बदलेगा। ये कैसीन इज कन्वर्टेड इनटू बाय रेनिन। आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा कि कैसीन जो है वो कैल्शियम पैराकैसिनेट नाम के, ये भी इनसोल्यूबल है, यानी कि अभी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इनसोल्यूबल है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। लेकिन रेनिन ने एक काम बहुत बढ़िया कर दिया कि कैसीन को, आप इसको चाहे पार्शियली कहिए या एक कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल से थोड़े से सिंपल से इनसोल्यूबल में कन्वर्ट कर देना, ये भी रेनिन का एक बहुत जबरदस्त काम है। अब कैल्शियम पैराकैसिनेट, ये भी अभी इनसोल्यूबल है, इसको जो है वो पेप्सिन, कैल्शियम पैराकैसिनेट को अब पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट कर देगा। किस चीज में? कैल्शियम अलग, कैल्शियम अलग आ गया है और पेप्टोन बन गया है। याद करिए जब हम यानी कि स्टमक के गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे थे तो वहां पे भी पेप्टोन बना था, यहां पे कैल्शियम अलग हो गया, पेप्टोन आगे डाइजेशन में आ ही जाएगा। हमारे किसी भी अडल्ट के उसमें भी देखा था, प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में बदल गई थी। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो इन्फेंट्स के अंदर, ये भी देख लिया होगा, कैसीन जो है वो किस में बदला? कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज हुआ। ये इनसोल्यूबल था, पेप्सिन ने इसको कैल्शियम अलग कर दिया और पेप्टोन अलग बना दिया। तो कुल मिला के कैल्शियम तो अपने अलग यानी कि स्ट्रीम में चला जाता है, जो कि कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये पेप्टोन आगे कन्वर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि पार्शियली ये डाइजेशन यहाँ स्टमक के अंदर ये होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, सिर्फ जीनियस बच्चों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए। इसमें यह था कि एक तो कैसीन ही क्या है, एक ये दैट इज जिसमें मैंने बोला रेनिन, तो रेनिन। अच्छा बच्चों, एक यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छी तरह नोट करने की, कई बार
ऑप्शंस में ये वर्ड भी होता है रेनिन, RENIN। याद रखना ये किडनी सीक्रेट करती है। रेनिन और इस रेनिन से बिल्कुल डिफरेंशिएट याद रखना। यहां पे रेनिन डबल एन है, यहां पे सिंगल एन है। ये वाला रेनिन एक स्पेशल पिगमेंट है जो किडनी सीक्रेट करती है, जबकि ये इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में होता है। तो ये यहां नहीं, ये RENNIN रेनिन। तो ये स्टमक की डाइजेशन थी बच्चों। अब हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। स्टमक के बाद, पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद, अब यानी कि फूड आगे प्रोसीड कैसे होता है। तो बच्चों ये स्टमक का ये पाइलोरिक एंड है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एनाटॉमी के टाइम भी बता दिए थे, 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये बिल्कुल बताए जा चुके हैं। अब देखते हैं ड्यूडेनम में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आने के बाद क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, ये यू शेप का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्टमक के एकदम आगे पाइलोरिक एंड से शुरू होता है। अब हम देखते हैं लीवर और पेंक्रियाज। देखो बच्चों, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स जो कि ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, एक लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, और एक पेंक्रियाज। ये 3 ग्लैंड काम करती हैं, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब तो सिर्फ ये देखना है कि लीवर का और पेंक्रियाज का रोल क्या है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है, तो सबसे पहले ये देखिए, पहले तो लीवर को समझिए। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर सीक्रेट बाइल, हम ये पहले भी जानते हैं। लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट भी होते हैं और बाइल जूस होता है। बाइल साल्ट कहिए, बाइल पिगमेंट, और इन दोनों को मिला के बाइल जूस या सिर्फ बाइल चलता है। लीवर हमेशा बाइल सीक्रेट करता रहता है, बाइल जूस, जिसके अंदर बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट्स होंगे। ये गैल ब्लेडर के अंदर, जिसको गांव में बोलते हैं ना, हर दूसरे उसमें पित्त की थैली, तो ये गैल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता रहता है। और यहां से लीवर का जो सीक्रेशन है वो, और पेंक्रियाज का जो गैस्ट्रिक जूस, जो पेंक्रियाटिक जूस बोल लेंगे, वो पेंक्रियाटिक जूस, वो दोनों कॉमन एक ट्यूब के अंदर आके ड्यूडेनम के अंदर आके खुलते हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन ह्यूमन डाइजेशन। तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा एक बात याद रखना कि ये तो ऑलरेडी बता चुका मैं कि लीवर सीक्रेट बाइल। अगर जीनियस बच्चे हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो सुनिए, बाइल पिगमेंट होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये तो है बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और बाइल साल्ट के अंदर याद रखिए सोडियम, ग्लाइकोकोलेट, एक तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरा सोडियम टोरोकोलेट। ये बाइल साल्ट है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है कि बाइल साल्ट कौन कौन से हैं। तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये बाइल साल्ट है और ये बाइल पिगमेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, लीवर बाइल सीक्रेट करता है, बाइल जूस, तो उसके अंदर बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट होते हैं। अब इस बाइल का रोल क्या है? बाइल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रोल ऑफ बाइल, नंबर 1 और नंबर 2 दो फंक्शन है। नंबर 1, एक तो बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन करना। एक नंबर का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन।
दूसरा है बाइल एक्टिवेट लाइपेज, इट एक्टिवेट लाइपेज। तो बच्चों ये बहुत ही क्लियर, जो जिसका मैंने शुरू में भी बता दिया था, व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन, वो ये क्वेश्चन बनता है। पहले तो हमें ये बताना है कि लीवर के अंदर कौन कौन से यानी कि क्या सीक्रेशन का था, वो बता दिया। बाइल है, बाइल के अंदर क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। बाइल पिगमेंट और साल्ट में ऑलरेडी बता चुका। बाइल का रोल क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल के दो फंक्शन है, नंबर 1 एक तो इमल्सिफिकेशन करना, दूसरा लाइपेज को एक्टिवेट करना। अब पहले तो ये देखिए इमल्सिफिकेशन क्या है। इमल्सिफिकेशन है जब फैट्स और लिपिड्स के, यानी कि जो हम घी, दूध, दही, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, उनके लार्ज मॉलिक्यूल्स जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं, जब फैट्स और लिपिड्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स का, ये एक मिशेल वर्ड्स भी है, मिशेल, इसमें कर। तो मैं इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन लिख देता हूं कि व्हेन लार्ज molecules of fats convert into small globules, जिनको मिशेल्स भी बोलते हैं। तो जब लार्ज मॉलिक्यूल फैट्स के स्मॉल ग्लोब्यूल्स या मिशेल्स में कन्वर्ट हो जाएं तो इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें कि लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल यानी कि मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब इमल्सिफिकेशन हुआ है। और इमल्सिफिकेशन ये बाइल करवाता है। और बाइल के अंदर भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बाइल साल्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये बाइल साल्ट करवाते हैं इमल्सिफिकेशन। बहुत ही, अगर इसको माइन्यूटली आपने सीखना था तो इमल्सिफिकेशन क्या है ये भी हमें पता चल चुका। और बाइल का दूसरा काम था बच्चों लाइपेज को एक्टिवेट करना। लाइपेज ऑलरेडी मैं बता भी चुका, लाइपेज का काम है फैट्स को डाइजेशन करना। तो ये लीवर का महान रोल था। इसका मतलब लीवर जो है वो फैट्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ी मदद करता है। दूसरी बात, अब आता है पैंक्रियाज का रोल। पैंक्रियाज, बच्चों पैंक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये हम पहले भी अपने एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ चुके होते हैं कि पैंक्रियाज एक हेटेरोक्रीन ग्लैंड है, यानी कि बोथ एक्सोक्रीन भी और एंडोक्रीन भी, यानी कि हार्मोन भी सीक्रेट करती है और डाइजेस्टिव जूस भी। तो पैंक्रियाटिक जूस, क्योंकि इस टाइम हमारा टॉपिक डाइजेशन का चल रहा है इसलिए हार्मोन्स के टॉपिक नहीं चलेंगे, बल्कि डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक जूस। अब वही बात है जैसा गैस्ट्रिक जूस की बात थी, पैंक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि हमारा पैंक्रियाज कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है जो डाइजेशन में मदद करते हैं। याद रखना, अगर आपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैंक्रियाज है। क्यों? पैंक्रियाज के पास ये सभी कंपोनेंट्स डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी मिलेगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज भी मिलेगा और पैंक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, बच्चों यहां पे बेशक पैंक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे सबसे बेस्ट है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज जिसका काम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना था, पैंक्रियाटिक लाइपेज जिसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि फैट्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने का। और अब बात आती है ट्रिप्सिनोजन की। तो ट्रिप्सिनोजन, जैसे गैस्ट्रिक जूस की बात थी वहां पे पेप्सिनोजन था, यहां पे ट्रिप्सिनोजन है, ये फिर इनएक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म यानी कि ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाना।
ट्रिप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है, इसका काम है एंटीरोकाइनेज नाम का एंजाइम है बच्चों। ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि बताइए पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो ट्रिप्सिनोजन है, जो इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव फॉर्म यानी कि ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज नाम का एंजाइम इसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा और ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी पूरी मदद करेगी। यानी कि जो अभी पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका था जो पेप्टोन, उसको फाइनली अमाइनो एसिड्स में ही बदल देगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रिप्सिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। तो बच्चों जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था, अगर आप एक एक्स्ट्रा एक लाइन याद रखना चाहते हो तो यहाँ पे स्पेशल न्यूक्लियस भी हैं जो हमारे न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए इनको भी डाइजेस्ट करने की न्यूक्लियस। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैंक्रियाज सब चीजों को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी जिसके लिए अमाइलेज है, लिपिड्स और फैट्स को भी जिसके लिए लाइपेज है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जिसके लिए ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन है। और यहाँ तक कि मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस भी है इसके पास, यानी कि डीएनए और आरएनए को भी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है इसकी। तो पैंक्रियाज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि ऑर्गन है, हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके बाद बच्चों ये सब काम ड्यूडेनम और जेजुनम के जंक्शन पे हो रहा है, यानी कि लीवर का और पैंक्रियाज का जो एक कॉमन डक्ट थी वो ड्यूडेनम और जेजुनम में, यानी कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं, वो यहाँ पे डाइजेशन होता है। इसके बाद याद रखना ये ऑलरेडी बताया जा चुका, लेकिन ये अब हम फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पे सबको पता है, एनाटॉमी के टाइम भी बता दिया गया था। यस, लेकिन इसको आप जेजुनम और इलियम के अंदाज में ना देखें, आप ये देखें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही थी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पैंक्रियाज का रोल ड्यूडेनम तक मैंने बिल्कुल सीमित कर दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन एक गैस्ट्रिक जूस, एक स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस कहेंगे, एक अल्टीमेट जूस है बच्चों जिसका नाम है सक्कस एंट्राइकस। सक्कस एंट्राइकस, ये परमानेंट याद कर लेना, हर पेपर में आता है कि बताइए वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अल्टीमेट जूस है उसका नाम क्या है? वो है सक्कस एंट्राइकस। ये एक जितने भी पार्शियली फूड डाइजेस्ट होके आया है, कार्बोहाइड्रेट्स का चाहे वो माल्टोज हो, प्रोटीन का चाहे वो पेप्टोन हो, और फैट्स और लिपिड्स का जो भी पार्शियली डाइजेस्ट होके आया है, वो जितना भी यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट में यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे सक्कस एंट्राइकस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक अल्टीमेट जूस है, वो फाइनल डाइजेशन करवा देगा। तो सक्कस एंट्राइकस एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये फाइनल डाइजेशन के लिए ये ही एंजाइम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसका काम है सारा फाइनली डाइजेस्ट करना। फाइल ये ऑलरेडी इक्वेशन लिखी रखी है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो माल्टोज में बदल गया था वो ग्लूकोज में बदल जाएगा, सक्कस एंट्राइकस करवाएगा। प्रोटीन जो पेप्टोन में बदल गई थी वो अमाइनो एसिड्स में बदल जाएगी, सक्कस एंट्राइकस करवाएगा। फैट्स और लिपिड्स जो पार्शियली डाइजेस्ट करवा दिए थे लीवर ने, वो फाइनली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो फाइनली फूड डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। इसका मतलब आपने नोट किया होगा कि एक तो माउथ में, फिर दूसरा स्टमक में, तीसरा ड्यूडेनम में, और चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये फाइनल अल्टीमेट इंटेस्टाइनल जूस था सक्कस एंट्राइकस, इसने फाइनल डाइजेशन करवा दी और हमारा फूड इस तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अब बच्चों अगली बात ये बनती है जो पेपर में बहुत ज़्यादा आ जाती है कि व्हाट आफ्टर डाइजेशन। इसके बाद हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन होना है, हम जानते हैं हम होलोजोइक है तो जिसके अंदर वो 5 स्टेप होने हैं। अब होगा एब्जॉर्प्शन का काम। एब्जॉर्प्शन का काम जेजुनम और इलियम में होना है। इसके लिए मैंने एनाटॉमी पढ़ाते वक्त बता दिया था कि यहाँ पे विलाई है। व्हाट आर विलाइज? बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, व्हाट आर विलाइज एंड व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई। तो बच्चों विलाई, दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर
These are finger-like structure in the small intestine which increase the surface area. ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम और इलियम वाला पार्ट है, यहाँ पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करवाने के काम आता है। तो विलाई बता दिया, व्हाट इज विलाई? दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इट? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज वेरी एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत आइडियल जगह है। दूसरा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स का, जो ब्लड कैपिलरीज है, माइन्यूट ब्लड वेसल्स, इनका रिच नेटवर्क है, जाल बिछा हुआ है यहाँ पे खून की नलियों का, स्मॉल ब्लड कैपिलरीज का। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक आइडियल प्लेस है एब्जॉर्प्शन के लिए। इससे बेहतरीन जगह नहीं हो सकती कोई। क्वेश्चन अब ये आता है कि व्हाई एब्जॉर्प्शन इज अकर्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन क्यों होती है? तो इसका जवाब आपको बिल्कुल दोबारा फिर बता देता हूं। एक तो यहां विलाई है और दूसरा यहां ए रिच नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल्स। अब इससे बढ़िया जगह क्या होगी कि एब्जॉर्ब करने के लिए? तो यहां पे ब्लड वेसल्स की है और सेकंड सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए यहां पे विलाई पड़े हुए हैं। तो ये इसीलिए इट इज व्हाई कि एब्जॉर्प्शन इज अकर्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके भी बहुत माइन्यूटली जानना चाह रहे तो जेजुनम एंड इलियम वाले पार्ट में। तो ये डाइजेशन का था। अब बच्चों अगला यानी कि क्वेश्चन क्या बनता है कि एब्जॉर्ब भी हो गया, एसिमिलेशन आप जानते हो, एसिमिलेशन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो वो ब्लड जो है उसको मिटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगा, वहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, तो ये एसिमिलेशन भी हो जाएगा। अब पांचवा स्टेप था होलोजोइक में कि इजिस्ट आउट करना, इजिशन, पांचवा स्टेप। तो बच्चों ये एक बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब क्या होता है। तो बच्चों चाहे कितने भी ये डाइजेस्टिव जूस हो, कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इलियम वाले पार्ट से और अब लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करता है। लार्ज इंटेस्टाइन, एनाटॉमी के टाइम मैंने बता दिया था, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, कैकम, कॉलन एंड रेक्टम, ये ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट से अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सका, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री करता है। पहली बात तो लार्ज इंटेस्टाइन की एक बात अच्छी तरह से नोट कर लेना, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई